दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मीटिंग में उनके पति मनीष गुप्ता की मौजूदगी पर आपकी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपने इस घटना को संविधान और लोकतंत्र का उल्लंघन करार देते हुए तीखा विरोध किया है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि यह स्थिति उसी गांव फुलेरा के पंचायती ढांचे जैसी है जहां महिला प्रधान के पति सत्ताधारी की भूमिका निभाते हैं। आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग्स में बैठे हैं, उन्होंने कहा। भारद्वाज ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताया और पूछा, सिर्फ कोई जिसने संवैधानिक शपथ नहीं ली लेकिन सरकारी निर्देश दे रहा है, क्या यह लोकतंत्र का मखौल नहीं है? आपने यह भी पूछा कि क्या यह वंशवादी राजनीति नहीं है जहां सीएम के पास भरोसेमंद लोग नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी हों? आपने यह भी पूछा कि सीएम के पति का प्रशासन में क्या औपचारिक पद है और ऐसे में वो क्यों और कैसे मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मंत्री के परिवार के सदस्य की मीटिंग में उपस्थिति कुछ गलत या अवैध नहीं है। बीजेपी ने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि अतीत में सुनीता केजरीवाल यानी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी को भी अधिकारी मैडम सीएम कहकर बुलाया करते थे, इसमें अंतर क्या है? बीजेपी ने यह भी दावा किया कि मनीष गुप्ता शालीमार बाग क्षेत्र का परिचालन देखते हैं, इसलिए वे मीटिंग में शामिल थे। अमित मालवीय ने कहा कि आपको रेखा गुप्ता का महिला होना ही टारगेट करने की वजह नहीं बनना चाहिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी खेमे ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं। दिल्ली में 3 सितंबर को एक ऐसी चोरी हुई जिसने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। लाल किले के सामने स्थित पार्क में जैन समाज के धार्मिक उत्सव 10 लक्षण महापर्व के दौरान एक कीमती सोने और रत्न जड़ित कलश चोरी हो गया था। इस कलश की कीमत 1 करोड़ आंकी गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। भूषण वर्मा नाम तो सब जान चुके हैं, लेकिन उसकी चालाकी की परतें धीरे धीरे खुली हैं। जैन अनुयायी जैसा पहनावा, धोती कुर्ता और भक्ति भाव का दिखावा, उसने खुद को आयोजकों के बीच घुलने मिलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वह भरोसेमंद बन गया और जैसे ही मौका मिला झोले में कलश भरकर वहां से चुपचाप निकल गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें भूषण की एक साफ तस्वीर हाथ लगी। इस तस्वीर को एक स्पेशल स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से स्कैन किया गया और फिर बड़ा खुलासा हुआ। यही तस्वीर उसने अपने पेटीएम प्रोफाइल में इस्तेमाल की थी। हालांकि प्रोफाइल में जो मोबाइल नंबर था वो बंद मिला, लेकिन पुलिस ने अपने तकनीकी चालों से उसी बंद नंबर के जरिए भूषण का नया मोबाइल नंबर खोज निकाला और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर ली। भूषण की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के असौरा गांव से हुई। वो वहीं छिपा बैठा था। दिल्ली पुलिस ने हापुड़ पुलिस के सहयोग से उसे दबोचा। उसके पास से न सिर्फ चोरी हुआ कलश बल्कि 100 ग्राम गला हुआ सोना भी बरामद हुआ। पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई। भूषण पहले सोने की ज्वेलरी का वैध कारोबार करता था, लेकिन सट्टेबाजी की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे जब सब कुछ डूब गया तो उसने चोरी का रास्ता अपनाया। भूषण ने स्वीकार किया कि उसने अब तक 3 कलश चुराए हैं, जिसमें से 2 वह पहले ही बेच चुका है। पुलिस ने सोना गलाने वाले और खरीदने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी की संपत्ति बरामद की है। भूषण कोई नया खिलाड़ी नहीं था, उसके खिलाफ पहले ही 5 मुकदमे दर्ज हैं। 2016 में भी वह चोरी के आरोप में जेल जा चुका है। पिछले साल उसने दिल्ली के लाल मंदिर और अशोक विहार मंदिर से भी कलश चुराए थे। भूषण वर्मा की यह कहानी न केवल चोरी की एक दिलचस्प घटना है, बल्कि यह दिखाती है कि अपराधी किस हद तक तकनीक, भरोसे और आस्था का गलत फायदा उठा सकते हैं। साथ ही यह पुलिस की डिजिटल सूझबूझ और तत्परता की एक मिसाल भी है, जो इतनी जल्दी कलश बरामद हो गया। आज नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शन और हिंसा के बीच मंत्रियों पर लगातार हमले की खबरें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को काठमांडू में दौरा कर पीटा है। नेपाल से आ रहे वीडियो में वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद काठमांडू की एक गली में दिख रहे हैं, जहां पर विष्णु प्रसाद को एक गली में प्रदर्शनकारी घेर लेते हैं। उसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें दौड़ाते हैं और कोई उन्हें लात मारता है, जिससे वे गिर पड़ते हैं और उसके बाद प्रदर्शनकारी उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल के उप प्रधानमंत्री भी हैं। विष्णु प्रसाद पौडेल नेपाल की राजनीति में एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। उनका लंबा राजनीतिक करियर और आर्थिक सुधारों में योगदान रहा है। पौडेल 18 वर्ष की आयु में शिक्षण छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। वे कई बार देश के वित्त मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वे रक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी काठमांडू में
हिंसा भड़की हुई है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी है और साथ ही नेताओं के आवासों पर हमला किया गया है। मंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के आवासों को भी निशाना बनाया गया है। हालात को देखते हुए पहले पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बाद में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपना पद छोड़ दिया है। बाकी सभी नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू समेत कई शहरों में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने जनरेशन जेड आंदोलनकारियों से अपील करते हुए कहा है, देश आपके हाथ में है, अब घर वापस जाओ। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ के घर में आग लगा दी थी। अब नेपाली मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही है कि आगजनी में झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो गई है। इससे पहले आज दिन में संसद भवन में भी आग लगा दी गई थी। ढेर सारे लोगों ने संसद भवन को पूरी तरह जलाकर खाक कर दिया। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उनके उत्तराधिकारी पर चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल का कोई भी नेता इस दौर में शामिल नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कोई युवा चेहरा नेपाल का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दिया। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लामछने केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौर में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की स्थापना की। आरएसपी ने खुलकर इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। उनकी पार्टी के 21 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर ओली पर इस्तीफे का दबाव बनाया था। ऐसे में युवाओं का समर्थन भी रवि लामछने के साथ है। ऐसा कहा जा रहा है कि लामछने ने नेपाली संसद को अस्थिर करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सांसदों का इस्तीफा करवाया। नेपाल में ओली के उत्तराधिकारी के रूप में एक और नाम चर्चा में है। यह काठमांडू के मेयर बालेन शाह हैं। हालांकि उन्हें एक कमजोर प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। उन्होंने पहले रैपर के तौर पर अपनी किस्मत आजमाई, बाद में राजनीति में कदम रखा। 2022 के स्थानीय चुनाव में वह काठमांडू के मेयर चुने गए। बालेन शाह एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, रैपर, कवि और संगीतकार हैं जो बाद में राजनेता बने। वह इस प्रमुख पद पर चुने गए पहले स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। 7 सितंबर को बालेन शाह ने नेपाल में भ्रष्टाचार और विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जेन जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था। भारत में चीन के राजदूत जू फेईहोंग ने हाल ही में कहा है कि भारत और चीन को मिलकर डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने इन टैरिफों को अनफेयर और अनरीजनेबल करार दिया और कहा कि यह वैश्विक दक्षिण हितों के खिलाफ है। राजदूत ने कहा कि वर्तमान समय में दुनिया में एक तरफा नीतियां और दबाव बढ़ रहे हैं और इस चुनौती को पार करने के लिए भारत और चीन को रणनीतिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन दोनों देशों को आतंकवाद की समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए दोनों देशों को विश्व शांति बनाए रखने और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। इसके साथ ही दोनों देशों को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और वैश्विक आर्थिक समावेशन को सुरक्षित रखना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच व्यापार और रणनीतिक संबंधों में सुधार की कोशिशें चल रही हैं। खासकर ट्रंप प्रशासन के कड़े टैरिफ प्रतिबंधों के बाद चीन ने भारत के विकास और सामूहिक उभरते वैश्विक दक्षिण देशों के हितों की रक्षा के लिए सहयोग की बात कही है। इस प्रकार चीन ने भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की स्पष्ट इच्छा व्यक्त की है। साथ ही ट्रंप के व्यापार प्रतिबंधों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन की वजह से भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं। उनमें से 2 अग्निवीर हैं। एवलांच यानी हिमस्खलन ने एक पोस्ट को चपेट में ले लिया। वहीं तीनों जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। सेना की बचाव टीमें तुरंत सक्रिय हो गई हैं। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने 11 दिनों के अंदर अपने व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाया है। 29 अगस्त को ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया था कि पवन सिंह कई महीनों से उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे और इस वजह से वो काफ़ी तकलीफ में हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आत्महत्या की धमकी भी दी क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ज्योति ने आरोप लगाया कि पवन सिंह उन्हें मानसिक रूप से तंग करते हैं और पतिव्रता होने के बावजूद उनका साथ नहीं देते। लेकिन 11 दिनों बाद ज्योति सिंह ने एक नया पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने पवन सिंह का वीडियो शेयर करते हुए उनका समर्थन किया और भोजपुरी जगत के लोगों से आग्रह किया कि पवन सिंह को सपोर्ट करें। यह बदलावा खास भावुक और बड़ा था, जिसमें फैंस के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर इस दौरान उनके रिश्ते में क्या बदला।
पवन सिंह की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में विवाद लगातार बने हुए हैं। उनकी पत्नी ज्योति के अलावा भी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने भी उन पर आरोप लगाए हैं। पवन सिंह पर पहले भी महिलाओं के साथ बुरे व्यवहार के आरोप लगे हैं, जो उनकी छवि को प्रभावित कर रहे हैं। इससे यह पाना मुश्किल है कि यह बदलाव डर के कारण है या पब्लिसिटी के लिए किया गया कदम। लेकिन सार्वजनिक विवाद और आत्महत्या की धमकी के बाद ज्योति सिंह का अचानक समर्थन देना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मुद्दा अब भी भोजपुरी इंडस्ट्री और उनके फैंस की नजरों में है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एशिया कप 2025 में पहली बार 8 टीमें खेल रही हैं, लेकिन नेपाल इसमें शामिल नहीं है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को डायरेक्ट एंट्री मिली, जबकि यूएई, ओमान और हांगकांग ने एसीसी प्रीमियर कप से क्वालिफाई किया। नेपाल सेमीफाइनल और प्लेऑफ हार गया, इसी कारण नेपाल बाहर हो गया। नेपाल में जनरेशन जेट प्रदर्शन के बाद अब हिंसा का दौर जारी है। पड़ोसी मुल्क के हालात लगभग बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच एशिया कप 2025 का आगाज भी मंगलवार से होने जा रहा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में नेपाल की टीम नजर नहीं आएगी। इस बार टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें उतर रही हैं। अब ये सवाल लाजिमी है कि नेपाल पिछले एशिया कप 2023 में जगह बनाकर शामिल क्यों नहीं है। केवल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था 2023 में, और दिलचस्प बात यह है कि टीमों की संख्या बढ़ने के बावजूद नेपाल बाहर हो गया। दरअसल टूर्नामेंट की 5 प्रमुख टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को लगातार उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण डायरेक्ट एंट्री मिल गई। ये टीमें लंबे समय से एशियाई क्रिकेट की ताकत मानी जाती है और उनकी मौजूदगी लगभग तय रहती है। बाकी 3 स्लॉट के लिए 2024 में एसीसी प्रीमियर कप का आयोजन हुआ और इस प्रतियोगिता में 10 टीमें शामिल हुई, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया। नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सारे ग्रुप मैच जीते। नेपाल ने हांगकांग, कतर, सऊदी अरब और मलेशिया को मात देकर ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया। ग्रुप चरण के बाद सेमीफाइनल में नेपाल का सामना यूएई से हुआ। इस मुकाबले में नेपाल हार गया और उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। वहीं यूएई, ओमान फाइनल में पहुंचे। इस उपलब्धि के कारण दोनों ने एशिया कप 2025 में अपनी जगह पक्की की और अंतिम बची हुई जगह के लिए नेपाल को हांगकांग से भिड़ना पड़ा। यह मैच बेहद अहम था, लेकिन नेपाल यहां भी चूक गया और हांगकांग ने जीत दर्ज कर 8वीं टीम के रूप में टूर्नामेंट का टिकट हासिल कर लिया।